प्रधानमंत्री निवास 7 लोक कल्याण मार्ग से आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कश्मीर के नेताओं के साथ हो रही बड़ी बैठक की, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे 7 लोक कल्याण मार्ग है, प्रधानमंत्री का सरकारी आवास और यहाँ पर प्रधानमंत्री का दफ्तर भी है जिसके अंदर ये बैठक चल रही है। फिलहाल हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हम बैठक में मिनट क्या हुआ इसकी भी अपडेट आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पैनल से मिला देते हैं। मेरे साथ इनके सिंह सर है, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ वाणी साहब है जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कश्मीर से आते हैं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता, और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा जी भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूँ मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, अभी तक क्या क्या खबर निकल कर आई है, क्या क्या हुआ है मीटिंग के अंदर? देखिए, मीटिंग के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया कि पिछले 22 महीनों में किस तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है। साथ ही बताया गया तमाम राजनीतिक दलों को कि किस तरह से आतंकवाद पर काबू पाने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। ये भी बताया गया कि किस तरह से भारत के एग्रेसिव रवैये के चलते पाकिस्तान आज बैकफुट पर खड़ा है और सीज फायर की स्थिति जो है वो सीमा पर पैदा हुई है। और अब सरकार का एजेंडा ये है कि वहाँ पर राज्य की चुनाव कराए जाए, परिसीमन को अंतिम रूप देकर अब वहां पर चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और ये भी कहा गया कि डीडीसी का चुनाव कराकर सरकार ने दिखा दिया कि जमीनी स्तर पर जो है वो बदलाव के लिए और जमहूरियत को एक तरह से रूट देने के लिए आवाम पूरी तरह से तैयार है। लिहाजा वहां के राजनीतिक दलों को भी अब तैयार रहना चाहिए। इसी बाबत तमाम चर्चा जो है अब आगे बढ़ रही है। जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, ये 3 बातें कही थी जब मैं 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके ग्रैंड कश्मीर के दौरे पर गया था। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, इस कश्मीरियत की बात हर कोई घाटी का नेता करता है। क्या घाटी के नेताओं को एहसास हो चुका है कि अब 370 और 35 से इस पर बात नहीं करेगी केंद्र सरकार? इस तरह के संकेत दे दिए गए थे और इसी के चलते फारूक अब्दुल्ला के तेवर आज नरम हुए पाकिस्तान पर। महबूबा मुफ्ती के बयान को उन्होंने इंडोर्स नहीं किया। ये पूरी राजनीति क्या बताती है मधुरेंद्र? देखिए, राजनीति बतलाती है कि महबूबा ये वही महबूबा है जो कि गुफ्तगार गैंड के तहत ये कह रही थी कि वो किसी भी तरह की बातचीत केंद्र से तब तक नहीं करेंगी जब तक 370 जो है पुनः बहाल नहीं होता, 35 को पुनः बहाल नहीं किया जाता। लेकिन आज वो बैठक की टेबल पर मौजूद हैं, इस बात का साफ इजहार करता है कि उन्हें आखिरकार जमहूरियत के आगे अपना सर झुकाना पड़ा और भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके आगे उनको अपना सर झुकाना पड़ा। हालांकि उनका पाकिस्तान प्रेम अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने उनसे किनारा कर लिया है। और ये देखा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो स्थितियां जो 370 के बाद पूरी तरह से बदल गई थी। लेकिन हम उस बयान को भी कोट करना चाहेंगे जब कुरैशी ने, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 370 भारत का अंदरूनी मसला है। यानी जिस मसले से पाकिस्तान भी अपने को किनारा कर चुका है उस मसले को आगे अब और बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाएंगी महबूबा, इसका साफ संकेत मिल रहा है। और इसीलिए फारूक ने भी अपना हाथ उनसे पीछे खींच लिया है। ठीक है, सीधे इनके सिंह सर के पास चलता हूँ। इनके सिंह सर, मुझे 2002 का अटल बिहारी वाजपेयी का वो दौरा याद आ रहा है, उसमें मैं भी था। और जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं की बैठक चल रही थी उसी वक्त अब्दुल गनी लोन, उनको गोली मारी गई थी और वो गोली मेरे बगल से निकल कर गई थी और बाद में हम पे ग्रेनेड भी फेंके गए थे। तब से लेकर आज तक कश्मीर 2002 से 2021 तक आते आते कैसे बदल गया है? क्या बदलाव की बयार देख रहे हैं आप 22 महीने के केंद्र के शासन के बाद? नहीं, मैसिव अंतर आया है इसमें। और हमने असल में वहां के डेवलपमेंट को मैं थोड़ा ट्रैक करता रहता हूं, तो हमने देखा कि जो रिसोर्सेज है उनका मोबिलाइजेशन हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है कि जमहूरियत के नाम पे वहां के हुक्मरान जो बैठे रहते थे सत्ता में, वो एक बड़ा चंक जो दिल्ली से जाता था इमदाद का असिस्टेंस के रूप में और बहुत ज्यादा जाता है, उसको वो अपने जेब में रख लेते थे। एक करप्शन का पूरा माहौल था और उस करप्शन में लैंड ग्रैबिंग आपने देखी किस तरह से वहां पे लैंड ग्रैबिंग का एक सिलसिला चला। वहां के सारे नेता जितने भी थे, वो जो यहां से मदद जाती थी वो उसको ग्रैब किया करते थे। ये बहुत आम बात हो गई थी और जनता भी ये बात जानती थी। कम से कम इस समय जो डेवलपमेंट पे फंड जा रहा है वो फंड जेन्युइनली वहां पे स्पेंड किया जा रहा है और अच्छा खासा फंड जा रहा है और वो डेवलपमेंट प्रोसेस में लग रहा है। तो इसलिए जनता बहुत ज्यादा नाराज हो ऐसा नहीं लग रहा है। आपने अभी इलेक्शन में देखा। आज जो ये बैठक हो रही है इसकी 2 चीजें हैं। अब मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स आए हुए हैं जम्मू कश्मीर से, ये कभी भी केंद्र की बात नहीं मानेंगे
और ये इस पे रहेंगे कि 370 हटाइए, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। ऐसे में जरूरी है उनके लिए कि वो इसको डिनाई करें और कहें कि नहीं साहब, हम इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। जमहूरियत भी बहाल करनी है तो पहले आप ये बताइए कि स्टेटहुड कैसे दे रहे हैं, उसका तरीका क्या होगा। जैसे ही ये कहेंगे तो जो फेस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो इंप्रूव कर जाएगा कि हमने तो चाहा था कि वहां पे डेमोक्रेसी बहाल करें, बहरहाल ये लोग नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और ये कह के नया डेवलपमेंट प्रोसेस वो शुरू कर सकेंगे। अगले कम से कम साल 2 साल इस डेवलपमेंट प्रोसेस को बहाल रखेंगे। कम से कम इंटरनेशनल जो इमेज है, जो बिल्कुल ये सही बात है कि यूरोपियन यूनियन में ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में, EU पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकन पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया ह्यूमन राइट्स को लेके, क्योंकि ये नेता तमाम जेल में थे, क्योंकि वो वहां से देख रहे थे तो उनको लगा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है। इसको भी केंद्र सरकार इस आज की बैठक से कम कर देगी, क्योंकि मैसेज ये जाएगा कि भाई हमने तो ऑफर किया था, इन लोगों ने उसको डिनाई कर दिया, क्योंकि कंडीशन प्रेसिडेंट इनका ये था कि नहीं पहले आप 370-35 से बहाल कीजिए, जो कि इम्पॉसिबल है। और उसकी वजह है भारत के संविधान में वो टेम्परेरी प्रोविजन था, एक हादसे के तहत उसको लाया गया था। लिहाजा अगर वो हादसा मिटिगेट हो गया है 70 साल में, या उसका पर्पस डिफीट हो गया है, तो 370 हटाना बिल्कुल लाजमी था। और खास करके तब जबकि उसका एक प्रोविजन 370(3) का प्रोविजो जो होता है, उसने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आज बन नहीं सकती जम्मू कश्मीर की, लिहाजा लाजमी है कि जो किया पार्लियामेंट पे, वो मुझे लगता है कि इवन अगर थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स तोड़े भी है तो 370 हटाने का पर्पस सर्व हो गया है। हाँ, डेवलपमेंट अगर नहीं होता, ये सरकार भी फेल होती है अगले 2-4 साल में, तो ये मान लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाना ना हटाना इसका डेवलपमेंट से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन इसीलिए भारत सरकार इस समय परेशान है कि 22 महीने हो गए हैं, सबको जेल में डाल दिया गया है। तो क्या अब ये मौका आ गया है जब हम कहें कि साहब ये डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी बहाल करने में ये नेता रोड़ा बन रहे हैं। मेरे ख्याल से इस मीटिंग का यही है सबसे बड़ा पर्पस है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं यहाँ से वाणी साहब को भी समझाऊंगा। देखिए, NK सिंह सर ने समझा दिया कि कैसे धारा 370 को हटाना पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल था। और वाणी साहब, इस हकीकत को 370 और 35 से अब जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आएगी, इसको एक्सेप्ट करके ही आपको जीना पड़ेगा। मानने के लिए तैयार हैं आप? दीपक जी अब मेरे को इस पे आने दीजिए, क्योंकि जिस बार हमारे पैनलिस्ट, पूर्व पैनलिस्ट कह रहे थे कि टेम्परेरी प्रोविजन था, 370 का तीसरा भाग पड़ा, तो मैं आज देश के सामने हमारा संविधान है और मैं इसका तीसरा भाग देश के सामने पढ़ना चाहूंगा। इससे पहले भी मैंने इसी चैनल पे पढ़ा, आज भी मैं पढ़ूंगा 370 का तीसरा भाग। दीपक जी मेरे को टाइम दीजिए, मैं पढ़ूंगा 370 का तीसरा भाग। Notwithstanding anything in the following provision of this article, the President may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as may specify। दीपक जी आप आइए इसके प्रोविजन पे। Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred in clause 2 shall be necessary। तो प्रेसिडेंट को कोई भी डिसीजन लेने से पहले यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, आप ठीक है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, पर आपको क्या लगता है भारत सरकार ने इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कदम जिसमें पूरी दुनिया की निगाहें थी, वो नासमझी में उठा लिया, बिना संविधान को पढ़े उठा लिया? क्या लॉजिक दे रहे हैं आप? ये तो बेवकूफ सरकार है, ये तो बेवकूफ सरकार है, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो अनपढ़ लोग सरकार में। सम्मान से बोलिए, आपकी भी सरकार है, वो आपके देश की भी सरकार है, वो आपके भी प्रधानमंत्री है, वो आपके भी गृह मंत्री है, इसलिए सम्मान से बात कीजिए। बीजेपी मेरी सरकार नहीं है, बीजेपी मेरी सरकार नहीं, देश मेरा है, सरकार मेरी नहीं है। बीजेपी छोड़ दीजिए आप, प्रधानमंत्री उनके भी है जिन्होंने उनको वोट दिया, प्रधानमंत्री उनके भी है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है। सीधे इकबाल सिंह लालपुरा साहब की बात करता हूँ। लालपुरा जी बताइए, क्या पूरी सरकार से ज्यादा समझदार वाणी साहब है? वाणी साहब को रुक जाइए, अभी पूछ रहा हूँ लालपुरा जी से, क्या पूरी सरकार से ज्यादा समझदार वाणी साहब हैं? वाणी साहब ना समझदार हैं, इनका नाम भी वाणी हिंदी में भाषा को कहते हैं, तो मुझे समझता है इनको अपने नाम का भी इन्होंने पूरा ख्याल नहीं रखा। अरे आप पैनल पे बैठे, भाषा तो सही रखिए। देश के कानून को जानने वाले सबसे बड़े जो लोग हैं वो दिल्ली में बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर
कानून का कॉन्स्टिट्यूशन को के बारे में डिस्कस करते हैं। आप कहाँ के कानून के माहिर हो तो गए? अभी दूसरी तरफ दूसरी अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। अगर आप एक मामूली कानून जानने वाले भी होंगे, अगर आप मामूली कानून जानने वाले भी होंगे, इकबाल सिंह जी की बात, वरिष्ठ है, हमसे बड़े हैं उम्र में, थोड़ा सम्मान करिए प्लीज। जी जी दीपक जी, बात मेरा यह है कि आज की बैठक, अच्छा ठीक है, अगर आपको अभी भी गलत लगता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना देगा, आप चिंता मत करिए। भारत क्या सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है कि वो इसको डिफाइन कर सके। इकबाल सिंह जी अपनी बात खत्म कीजिए और मुझे बताइए, आपके हिसाब से कश्मीर में जिस विकास के रोड मैप की बात की जा रही है उसमें बीजेपी का की फोकस क्या होगा? 8500 करोड़ रुपए, 8500 करोड़ रुपीस जो है वो वहां पहले जा चुका है। 8500 करोड़ रुपया कश्मीर में जा चुका है। एम्स तो बन चुके हैं, 9 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, अटल टनल बनी है, व्यापार बढ़ रहा है, अमन शांति बढ़ रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है। और हम चाहते हैं कि ये दोबारा स्वर्ग बने। जैसे दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई स्वर्ग है तो कश्मीर है। ये पाकिस्तान वालों ने और उनके साथियों ने इस कश्मीर को खून का कश्मीर बना दिया था और हमने अमर शांति का कश्मीर इसको बनाना। दीपक जी एक पॉइंट का रिबटल दूंगा, बस एक पॉइंट का रिबटल। ठीक है दीपक जी, ठीक है, मैं सीधे अभी सुरेंद्र राजपूत जी के पास चल रहा हूं। और सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा बड़ा सिंपल और सीधा सवाल है, क्या इस प्रोसेस में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सरकार के साथ है, सरकार के आज के कदम को सपोर्ट करती है? सरकार की बात आने दीजिए। हमने तो अपनी मांगे सरकार के सामने रख दी हैं कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, वहां पे चुनाव कराइए, वहां के लोगों को रोजगार दीजिए, वहां पर डेवलपमेंट के प्रोसेस में ईमानदारी बरतिए, पारदर्शिता बरतिए। और डेवलपमेंट के प्रोसेस सिर्फ जुबानी जंग में नहीं हो, नीचे के उस पर भी आने चाहिए। हमने सरकार के सामने अपनी सारी बात रख दी है। हम भारत सरकार के साथ पूर्ण राज्य देने का दर्जा की अगर वो बात करेंगे तो हम तैयार, चुनाव करेंगे हम तैयार, सारी चीजें कश्मीरियों की बात सुनेंगे हम तैयार। पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी है, हम इस पे पूरी तरीके से सहमत हैं। हमारे पास पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा आना चाहिए, उसके लिए हम तैयार। इसके अलावा अगर सरकार किसी को गैंग कहती है उसके हम विरोध में हैं। गुपकार के नाम पर आज गुपकार के अलायंस बोल रही है, कल तक वो गैंग कह रही थी, उसके हम विरोध में हैं। कश्मीरी जितने भी नेता हैं उनको पूरी इज्जत मिले उसके हम समर्थन में हैं। अगर उनके साथ बेइज्जती होगी तो हम उसके विरोध में हैं। सरकार के जितने भी संवैधानिक कदम हैं उनके हम पूरी तरीके से साथ में रहेंगे। सरकार के जितने कदम कश्मीरियों के लाभ के लिए होंगे उनके लिए हम पूरी तरीके से साथ में रहेंगे। सरकार अगर अपना कोई निजी एजेंडा चलाएगी, सरकार अगर कोई ऐसा काम करेगी जो संविधान के मुखालिफ होगा, हम उसका विरोध करेंगे। आज की डेट में इकबाल सिंह लालपुरा साहब को यह जरूर बताना चाहिए कि पिछले 22 महीनों में सरकार ने वहां पर कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, कितने लोगों ने, भारत के लोगों ने वहां पर प्लॉट खरीद लिए हैं, कितने लोगों ने वहां पर, जो भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, कितने लोग वहां शादियां कराए हैं। अगर एक भी अभी कुछ नौकरियां निकाली थी, इन्होंने कहा था कि सारे भारतीय देंगे, अब वहां पर एक भी, ठीक है, ये सवाल पूछेंगे। दिलचस्प सवाल है आपका सुरेंद्र राजपूत जी, दिलचस्प सवाल है आपका सवाल इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास हम जरूर ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी विकास चंद्रा के पास। विकास, बताइए क्या अपडेट मिल पा रहा है? बैठक से पहले किस तरह की पृष्ठभूमि तैयार की गई है नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और 7 लोक कल्याण मार्ग में? जी अभी भी बैठक 3 बजे शुरू हुई थी दीपक जी, और बैठक अभी भी चल रही है। जो जानकारी अभी तक मिली है कि सरकार की ओर, यानी जो सरकार ने प्रस्ताव तैयार किए थे, जो सरकार के पास ब्लूप्रिंट है, उसकी पूरी जानकारी जो नेता इस बैठक में भाग ले रहे हैं उनको दे दी गई है। और फिर उन लोगों की बात अब सुनी जा रही है। जो मुझे जानकारी मिली है कि एक सुरक्षा, जो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का मसला है, उस पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। नागरिकता को लेकर के चर्चा हुई है, उसके परिसीमन को लेकर के चर्चा हुई है, आम चुनाव की बात भी उसमें आई और स्टेट हुड की बात भी है। तो जो तमाम इशूज जो तैर रहे थे उस
लेकिन जो गुपकार ग्रुप है उसके जो एजेंडा है उस पे वहाँ पर कोई ऐसी सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही जो अभी तक की जानकारी मिली है, क्योंकि जो गुपकार ग्रुप का जो अपना एजेंडा है और सरकार जो एजेंडा तैयार की उसमें कोई मेल नहीं है। तो इस बात का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा है कि जब बैठक होगी तो उसमें शायद कोई सहमति न बने। तो सबकी निगाह इस बात पर है कि प्रधानमंत्री जो ये बैठक बुलाए हैं उनकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि जो गुपकार ग्रुप के नेता हैं उनको वो अपने एजेंडे पर अपने एजेंडे के सहमति तक ले आएँ, क्योंकि उनका साफ है 370 के ऊपर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर रखा है, 35 पर स्टैंड क्लियर रखा है, वहाँ के तमाम राजनीतिक हालात के ऊपर उनका स्टैंड क्लियर है, जिससे वो केंद्र सरकार के एजेंडे से वो मेल नहीं खाता है। तो ऐसी स्थिति में ये उम्मीद करना कि ये बैठक पूरी तरीके से आज सफल हो जाएगी, अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इन नेताओं को संतुष्ट किया जाए जो इनका अपना ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर। बेसिकली सरकार इनको ये समझा देगी, संकेतों में ही भले से समझाए, मुंह पर भी शायद बोल सकती है कि भाई 370 और 35 से अब इतिहास की बात हो गई है, सीधे चलते हैं। बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव बताया विकास आपने, सीधे चलते हैं हम यहाँ से इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास। लालपुरा जी मुझे बताइए, सुरेंद्र राजपूत जी सवाल पूछ रहे हैं, कितने लोगों को आपने नौकरी दी, विकास के कामों की आपने एक फहरिस्त बताई, कितने लोगों ने वहाँ शादी की, कितने लोगों ने वहाँ प्लॉट खरीदा, कोई आंकड़ा है सरकार के पास और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ घाटी में? दीपक जी, शादियों का तो मैट्रिमोनियल लाइसेंस का सरकार ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ। 28,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमने वहां शुरू किए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। ये 7 जनवरी 2020 को शुरू हुए हैं और उसके बाद 80,000 करोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। इनमें से 63 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अगर मैं आपको लिस्ट बनाना शुरू कर दूं, बहुत बड़ी है। 3,000 नौकरियां तो केवल जो माइग्रेंट हैं उनके लिए निकाली गई हैं, जो पहले वहां से छोड़ के चले गए, और बाकी लोगों के लिए अलग से नौकरियां निकाली गई हैं। ये जो कश्मीर डेवलप हो रहा है, कश्मीर आगे बढ़ रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है। और जो लोग बात करते हैं 370 के साथ कि चीन जब हमारी मदद करेगा गिलवान के बाद, तो भाई साहब जो ऐसे देश विरोधी काम करते हैं उनको तो गैंग ही बोलेंगे। जो भारत के संविधान को मानेंगे वो हमारे साथी हैं। अगर कोई भारतीय भूला भटका वापस आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। Can I respond, दीपक? लेकिन अगर आप गैंग बोलेंगे तो लालपुरा जी, देश के लोग पूछेंगे कि गैंगस्टर से क्यों बात कर रही है सरकार? नहीं, गैंगस्टर से हम बात नहीं कर रहे। अब वो कह रहे हैं कि हम भारत के संविधान को मानते हैं और भारत के संविधान में ही अंदर बात हो रही है। तो जो भारत को संविधान, हम तो कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को आ जाए। मैं अपनी बात रख सकता हूं दीपक? जी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, बताइए कौन अपनी बात रखना चाहते हैं? वाणी साहब आप रखना चाहते हैं? नहीं, मैं सुरेंद्र राजपूत अपनी बात रखना चाहता हूं दीपक। एक छोटी सी बात है, अभी इकबाल जी बोलिए राजपूत जी, बिल्कुल बोलिए, माफ कीजिएगा मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। नहीं बिल्कुल कोई वो नहीं सर। मेरा स्पष्ट है कि कम से कम यहाँ पर तो झूठों का पुलिंदा ना बताया जाए। आपने 3,000 नौकरियां निकाली, आप 3 लाख नौकरियां निकाल दीजिए। कितनी नौकरियां पिछले 2.5 साल में आपने कश्मीरियों को दे दी? एक भी नौकरी नहीं दी। आपने जितनी नौकरियां निकाली थी रेस्ट ऑफ द इंडिया, आप कह रहे थे कि साहब पूरा भारत वहां पे करेगा। जितनी नौकरियां निकाली उसमें से एक भी आप बता दीजिए क्या गैर जम्मू कश्मीरी लोगों का फार्म आपने भरने दिया? तो जवाब आता है नहीं। आपने कहा था वहां पर पूरे देश का इन्वेस्टमेंट जाएगा, वहां पर रेस्ट ऑफ द इंडिया में लोग वहां पर प्लॉट खरीदेंगे। एक भी प्लॉट खरीदा गया हो तो जवाब आता है नहीं। तो ना आपने नौकरियां दी, ना आपने इन्वेस्टमेंट किया, ना वहां पे प्लॉटिंग हुई। चौथी बात जो आप कह रहे हैं कि 80,000 करोड़ 8 लाख करोड़, सच बात यह है कि जिस समय यूपीए की सरकार थी हम वहां कश्मीरी माइग्रेंट्स को 10,000 रुपए और 9 किलो ड्राई राशन दे रहे थे। आप आए यहाँ पर, आपने उसको 13,000 रुपए कर दिया। कश्मीर को मजबूत करना चाहते हैं। आप वरिष्ठ हैं तो थोड़ा सा आप अपनी वरिष्ठता का ख्याल रखिए। मतलब ऐसा है ना, मैं तो आपके नहीं, मेरी भाई साहब
आप झूठ बोल रहे थे, मैं तब भी सुन रहा था। आप 2 मिनट अपनी वरिष्ठता का ख्याल रखिए, आप बड़े हो, आगू हो तो आगू का मान रखो। आप, मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं दीपक भाई, कि आज सबसे बड़ी बात है कश्मीर में आपको डेवलपमेंट दिखाना पड़ेगा। जो आपने योजनाएं जिस तरीके की आप भाषणबाजी करते हैं, 80,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, उससे काम नहीं चलेगा। आपको वहां पर जमीनी हकीकत में बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहां है, किस योजना में लगा है, कितने बच्चे रोजगार पाए हैं। क्या हमने एक वहां पर उड़ान योजना शुरू की थी, कश्मीरी बच्चों को पूरे देश में ले जाते थे, वो पूरी योजना 2014 के बाद बंद कर दी। उस योजना को आप क्या दोबारा शुरू करेंगे? उसी में बच्चे एमबीए बनते थे, इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे और अपने देश से मोहब्बत करना सीखते थे। और ये योजना हमारी कांग्रेस की थी, लेकिन इसको सेना करती थी। ये सारी बातें जो बंद की हैं, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस में जबानी जमा खर्ची से नहीं चलेगा। कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। कश्मीर में अब किरदार के गाजी की आवश्यकता है, गुफ्तार के गाजी की नहीं। चौरसिया साहब, मुझे ठीक जवाब है, देना सीधे इकबाल सिंह पड़ेगा। लालपुरा जी के पास चलते हैं। इकबाल सिंह जी बताइए, कांग्रेस दावा कर रही है कि आपका विकास आधा अधूरा है, क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं चौरसिया साहब, शांति जहां होती है विकास वहां आता है। वो योजनाएं बनी, पैसा ट्रांसफर हो गया, हाइडल प्रोजेक्ट लग रहे हैं, बिजली के जो लग रहे हैं वहां प्रोजेक्ट लग रहे हैं, दूसरी चीजें बन रही हैं, कारखाने लग रहे हैं। हम कश्मीर को सेल पे नहीं लगा रहे, हम कश्मीरियों को मजबूत कर रहे हैं। और जो अगर भाई बाहर से आना चाहता है वो भी वेलकम है, उसके लिए वो वहां जाए और अपनी लगाए चीज। उसको चाहिए अमन शांति, तो अमन शांति हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने तो कांग्रेस और दूसरे लोगों ने तो सभी को भगा दिया था। और जो बातें आप करते हैं, हम उन बातों में विश्वास नहीं करते। हम डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, शांति में विश्वास करते हैं और सबको साथ लेने में विश्वास करते हैं। आज जो हो रहा है वो सबको साथ लेने के लिए हो रहा है। आदरणीय इकबाल सिंह लालपुरा साहब, जो आपने बात कही कश्मीरियों को भगाने का, कश्मीरी पंडितों को भगाने का काम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के जमाने में हुआ था। उस वक्त बीजेपी सपोर्ट में थी उनके। थोड़ा सा इतिहास को सही कर लिया कीजिए। इतिहास बिल्कुल सही है भाई साहब। आप बताइए, आप भी तो उनके गुपकार अलायंस के बालों के साथ बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं। और हम क्यों, एक बात बताइए, अब वहां पर लोकल इलेक्शन के लिए बैठे, आप गुपकार को एजेंट कह रहे हो, गैंगस्टर कह रहे हो, आप उन्हीं से बात कर रहे हो। भाई आप देखो, आप उस पर आओगे तो बहुत सी चीजें आपको तो जारी रखूंगा। आज रात में 8:30 बजे देश की बहस में हम कश्मीर मुद्दे पे ही बात करेंगे। आप वोट करिए, जुड़िए। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर पता है, 9711002266। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी राय हमको भेज सकते हैं। हम कार्यक्रम के दौरान अपने 5 दर्शकों की राय को देश के अलग अलग हिस्सों से सम्मिलित करते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन ये खास पेशकश हमारी जारी रहेगी। इसी तरह कश्मीर पर बड़ी बहस, बड़ी चर्चा लगातार होती रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक।